नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास डाका और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायतों से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स की। वह भी इस तरीके से कि एक बार इन आर्टिकल्स को सुनते ही आपको ये सारे के सारे आर्टिकल्स ध्यान में रह जाएं हमेशा हमेशा के लिए। बात चाहे पंचायतों की हो या फिर म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं की, इन दोनों के ही प्रोविजंस रिलेटेड हैं आर्टिकल 243 के नंबर से। आप तो बस ये 243 का नंबर ध्यान में रख लीजिए और बाकी सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी अपने आप ही, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देख ले। तो एक बार के लिए आप कल्पना कीजिए कि कोई आपसे पूछ ले कि ये जो पंचायतें और नगरपालिकाएं हैं ये हमारे संविधान के कौन कौन से भाग में यानी कौन कौन से पार्ट में वर्णित हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ये जो आर्टिकल 243 का नंबर है इसके तीनों अंकों को आपस में जोड़ देना है। मतलब 2 + 4 + 3, तो इनका जोड़ हुआ 9। तो इसका मतलब पार्ट 9 यानी भाग 9 होगा पंचायत और पार्ट 9A यानी भाग 9 क होगा म्युनिसिपैलिटीज यानी नगरपालिका। अगर कोई आपसे पूछे कि पंचायतों और नगरपालिकाओं से रिलेटेड प्रोविजंस को जिन दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान में, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से साल में लाए गए थे, तो आपको क्या करना है कि पहले तो पार्ट 9 का जो ये 9 है ये लिख दीजिए और फिर इस 9 के आगे 243 का पहला अंक 2 लिख दीजिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनसे रिलेटेड जो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं वह दोनों ही लाए गए थे 1992 में। अब अगर आपको यह पता लगाना है कि पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं और नगरपालिकाओं से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आपको पंचायत का जो पहला लेटर है P, केवल उसी को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि आर्टिकल 243P से ही स्टार्ट होंगे नगरपालिकाओं से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो इस तरह से पंचायतों से रिलेटेड पहला आर्टिकल होगा आर्टिकल 243 और दूसरा आर्टिकल होगा 243A यानी 243 क और तीसरा आर्टिकल होगा 243B यानी 243 ख। और इसके बाद पंचायतों से रिलेटेड ये आर्टिकल्स इसी तरह क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे और जब आगे बढ़ते बढ़ते 243P यानी 243 तय आएगा तो वहां से स्टार्ट हो जाएंगे नगरपालिकाओं से रिलेटेड आर्टिकल्स और वह भी इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम पंचायतों और नगरपालिकाओं इन दोनों से रिलेटेड आर्टिकल्स की एक साथ शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि ना केवल इनके अंदर के प्रोविजंस लगभग एक जैसे होंगे बल्कि इन दोनों के ही आर्टिकल्स एक ही क्रम में आगे बढ़ेंगे, केवल एक पर्टिकुलर अदला बदली को छोड़कर। यह अदला बदली की जाएगी बिल्कुल शुरुआत में ही, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा सही टाइम आने पर। अब आगे बढ़ने से पहले यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस गोल्डन लिस्ट को समझ लें एकदम अच्छे से। मैंने इस लिस्ट को गोल्डन लिस्ट का नाम इसलिए दिया है क्योंकि इस लिस्ट में बताए गए सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स यानी सारे के सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे अपने आप ही। इस गोल्डन लिस्ट को ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा आसान, स्पेशली अगर आप अपने सोफे पर बैठकर खाना खाते हैं तब तो आप इस लिस्ट को कभी भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस गोल्डन लिस्ट का कीवर्ड है डाइट ऑन सोफा। हमारी गोल्डन लिस्ट में कुल 8 पॉइंट्स होंगे जिनमें से पहले 4 हमें प्राप्त होंगे डाइट वर्ड से और अगले 4 हमें प्राप्त होंगे सोफा वर्ड से। अब आपको इस लिस्ट के सारे 8 पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने हैं यह मैं आपको समझा देता हूं उप प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल से। अगर संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद होता तो ऐसा होने पर इससे रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता
वह बात कर रहा होता डी फॉर डिक्लेयर के बारे में। यानी उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होता वो ये डिक्लेयर करता कि हमारे देश में एक उप प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता आई फॉर आइडेंटिटी के बारे में। मतलब कि उप प्रधानमंत्री की पहचान क्या होगी, जैसे कि वह प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर का नेता होगा, आदि आदि। इसके बाद जो अगला आर्टिकल होता वह बात कर रहा होता ई फॉर इलेक्शन के बारे में, जैसे कि उप प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा। और उसके बाद में बारी आती टी फॉर टर्म या टाइम की। यानी अगले जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का होगा। इसके बाद बारी आती एस फॉर शर्तों की। यानी अगले आर्टिकल्स बात कर रहे होते कि उप प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कंडीशंस या क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी। इसके जस्ट बाद में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते उप प्रधानमंत्री की ओथ यानी शपथ के बारे में। शपथ के बाद वाले आर्टिकल्स बात कर रहे होते एफ फॉर फिनिश, यानी उप प्रधानमंत्री को किस तरह से हटाया जा सकेगा अपने पद से, इस प्रोसेस के बारे में। और उप प्रधानमंत्री से रिलेटेड बिल्कुल एंड में जो आर्टिकल्स होते वह बात कर रहे होते इसकी एडिशनल पावर्स के बारे में, यानी कुछ शक्तियों या अधिकारों के बारे में। इस तरह से उप प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल लेकर मैंने आर्टिकल्स का जो ये ऑर्डर या क्रम आपको बताया है यह फॉलो किया गया है हमारे संविधान के 8 या 9 बड़े बड़े टॉपिक्स में। इसलिए इसको मैंने नाम दिया है गोल्डन लिस्ट का। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमारे संविधान के जो ज्यादातर टॉपिक्स हैं उनका जो पहला आर्टिकल होता है वह बात करता है डी फॉर डिक्लेयर की। जैसे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होगा वो यही डिक्लेयर करेगा कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगी। इसी तरह से राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होगा वो ये डिक्लेयर करेगा कि हमारे देश के हर राज्य में एक राज्य विधानमंडल होगा। तो इसी तरह से पंचायतों और नगरपालिकाओं के पहले आर्टिकल के द्वारा भी यही डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि हर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं का गठन किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक हल्का सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट यह है कि इस डिक्लेयर वाले आर्टिकल से पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के लिए एक एडिशनल आर्टिकल दिया हुआ है, पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों में ही। इस एडिशनल आर्टिकल की हेडिंग है डेफिनेशंस। इस तरह से पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों का ही पहला आर्टिकल तो हो गया डेफिनेशंस, जहां कोशिश की गई है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करने की। इसके बाद जो नगरपालिका है वहां पर अगला आर्टिकल होगा वही डी से डिक्लेयर वाला। इस तरह से आर्टिकल 243Q ये डिक्लेयर करता है कि हमारे देश के हर राज्य में नगरपालिकाओं का गठन किया जाएगा। तो इंग्लिश में इसकी हेडिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी नगरपालिकाओं का गठन। नगरपालिका का यह गठन 3 लेवल पर किया जाएगा। सबसे छोटे लेवल पर होंगी नगर पंचायतें, जिन्हें कोई भी दूसरा नाम भी दिया जा सकता है। ये नगर पंचायतें ऐसे ट्रांजिशनल एरियाज में होंगी जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ चेंज हो रहे हों, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र बनने की तरफ संक्रमणशील हो रहे हों। इसके बाद जो लघु नगर हैं यानी छोटे शहर हैं वहां पर गठन किया जाएगा म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद का। और जो बड़े नगर यानी बड़े शहर हैं वहां पर गठन किया जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का यानी नगर निगम का। तो यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि जो म्युनिसिपल काउंसिल है इसमें तो काउंसिल छोटा वर्ड है, तो इसलिए ये रिलेट हो जाएगा छोटे नगरों से। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन बड़ा वर्ड है काउंसिल के मुकाबले, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रिलेटेड हो जाएगा बड़े नगरों से। अब हम बात करते हैं पंचायतों की। तो हिसाब तो यहां पर भी यही बनता है
कि डेफिनेशन के तुरंत बाद डिक्लेयर वाला आर्टिकल आ जाना चाहिए। लेकिन यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों में ही लगभग सारे आर्टिकल्स कॉमन ही होंगे, सिवाय एक पर्टिकुलर अदला बदली के। अब उस अदला बदली का टाइम आ गया है। कहने का मतलब ये कि पंचायतों के मामले में डिक्लेयर वाले आर्टिकल से पहले एक एडिशनल आर्टिकल और आ जाएगा जो कि बात करेगा ग्राम सभा के बारे में। तो इस तरह से आर्टिकल 243A यानी 243 के मुताबिक ग्राम सभा की जो पावर्स या शक्तियां हैं उनका निर्धारण किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा। अब जो अगला आर्टिकल होगा पंचायतों से रिलेटेड वो ये डिक्लेयर करेगा कि देश के हर राज्य में पंचायतों का गठन किया जाएगा। नगरपालिकाओं की तरह पंचायतों का गठन भी किया जाएगा 3 अलग अलग लेवल पर। पहला ग्राम स्तर यानी विलेज लेवल पर, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल यानी मध्यवर्ती स्तर पर, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर पर। यहां पर इंटरमीडिएट लेवल का मतलब है गांव और डिस्ट्रिक्ट के बीच का लेवल, जिसे हम सामान्य भाषा में नाम दे सकते हैं तहसील का। इस तरह से इस पहले सेगमेंट में इंट्रोडक्शन वाले या डिक्लेयर करने वाले आर्टिकल तो कवर हो चुके हैं पूरी तरह से। जिस तरह पार्लियामेंट से रिलेटेड जो वीडियो थी हमारी उसमें आइडेंटिटी या पहचान वाला ये जो दूसरा पॉइंट था, वहां हमने ये जाना था कि पार्लियामेंट की जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वह होती है लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए हमने वहां स्टडी किए थे लोकसभा की संरचना और राज्यसभा की संरचना से रिलेटेड आर्टिकल्स। बिल्कुल उसी तरह अब अगले आर्टिकल्स होंगे पंचायतों और नगरपालिकाओं की संरचना यानी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी के कंपोजिशन से रिलेटेड। इन 2 आर्टिकल्स में यह महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि नगरपालिका और पंचायत दोनों के जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से। पिछला जो डिक्लेयर वाला पॉइंट था उसमें एक एक्स्ट्रा आर्टिकल मिला था पंचायतों को। अब उसकी भरपाई करने के लिए यानी पूरा बैलेंस बनाने के लिए ये जो आइडेंटिटी वाला पॉइंट है इसमें एक एक्स्ट्रा आर्टिकल हम दे देंगे नगरपालिकाओं को। तो इस तरह से जिस एक अदला बदली की बात मैंने की थी वो अदला बदली पूरी हो जाएगी यहां पर, और इसके बाद जो भी आर्टिकल्स होंगे वह सारे के सारे एक ही क्रम में चलेंगे पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों में ही। तो इस आइडेंटिटी वाले पॉइंट में नगरपालिकाओं से रिलेटेड एक्स्ट्रा आर्टिकल जो होगा वो आर्टिकल है कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटीज यानी वार्ड समितियों की संरचना। पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के ही अगले आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे इलेक्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज से, जिसे कहा जाता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यानी स्थानों का आरक्षण। इन आर्टिकल्स के मुताबिक एक पंचायत या नगरपालिका में लगभग उतनी ही सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व होंगी जितना कि उनका कुल पॉपुलेशन में हिस्सा है। मान लीजिए कि एक पंचायत में 10% एससी रहते हैं, तो ऐसे में कुल सीटों का लगभग 10% हिस्सा एससी के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। जहां तक ओबीसी के रिजर्वेशन का सवाल है तो ऐसा करना या ना करना यह डिपेंड करेगा राज्यों के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। इसके अलावा हर कैटेगरी में कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए। अगला आर्टिकल बात करेगा ड्यूरेशन यानी अवधि के बारे में। इन आर्टिकल्स के मुताबिक पंचायतों और नगरपालिकाओं को अगर समय से पहले भंग नहीं किया गया तो सामान्यतया उनका कार्यकाल रहेगा 5 साल का। अब अगले आर्टिकल्स में बात होगी शर्तों यानी योग्यताओं की शर्तों के बारे में, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्वालिफिकेशंस।
लेकिन यहां पर इन आर्टिकल्स की जो हेडिंग है वो क्वालिफिकेशन नहीं है बल्कि है डिस्क्वालिफिकेशंस, जिसे हिंदी में कहते हैं निरर्हता। कहने का मतलब यह हुआ कि नगर पालिका और पंचायतों के मामले में भी लगभग वही डिस्क्वालिफिकेशंस होंगी जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में होती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो है मिनिमम एज के मामले में, क्योंकि पंचायतों और नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होगी वह होगी केवल 21 साल, जबकि यह तो आप जानते ही हैं कि राज्य विधानसभाओं का सदस्य बनने के लिए यानी एक एमएलए बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। अगले जो 2 पॉइंट्स हैं हमारी गोल्डन लिस्ट के, ओथ और फिनिश, इन दोनों ही पॉइंट से रिलेटेड कोई भी अलग से आर्टिकल नहीं होगा पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों में ही। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि आपने ये तो बहुत बार सुना है कि इस एमपी ने आज शपथ ली है या इस मंत्री ने आज शपथ ली है, लेकिन यह आपने कभी नहीं सुना होगा कि आज शपथ ली है इस अमुक सरपंच ने या इस अमुक वार्ड पार्षद ने। तो इस एग्जाम्पल से आप क्या ध्यान में रखेंगे? ये ध्यान में रखेंगे कि ओथ यानी शपथ और फिनिश वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड कोई भी अलग से आर्टिकल नहीं है पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों में ही। अब पंचायतों से रिलेटेड अगले 2 आर्टिकल्स और नगर पालिकाओं से रिलेटेड अगले 2 आर्टिकल्स, ये 4 आर्टिकल्स बात करेंगे इनकी शक्तियों यानी पावर्स के बारे में। कहने का मतलब कि आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W, इन दोनों आर्टिकल्स के प्रोविजंस के मुताबिक पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्तियां यानी पावर्स देने का काम करेगा राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। ये शक्तियां इसलिए दी जाएंगी ताकि पंचायत और नगर पालिकाएं सफलतापूर्वक कार्य कर सकें इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में यानी स्वयं शासन की संस्थाओं के रूप में। अब इनकी शक्तियों से रिलेटेड ही अगले 2 आर्टिकल्स की हेडिंग होगी पावर टू इंपोज टैक्सेस यानी कर अधिरोपित करने की शक्ति। पंचायतों और नगर पालिकाओं के मामले में इस शक्ति या पावर का निर्धारण किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा ही। मतलब राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि जो है इनकी कर अधिरोपित करने की या टैक्स लगाने की शक्ति क्या होगी। तो इसी के साथ हमारी जो गोल्डन लिस्ट थी उसके सारे के सारे 8 पॉइंट्स तो हो चुके हैं खत्म, लेकिन जो पंचायत और नगर पालिकाओं के आर्टिकल्स हैं वह तो अभी भी बचे हुए हैं। तो बचे हुए आर्टिकल्स के लिए जो छोटा सा वर्ड अपने को ध्यान में रखना है वह वर्ड है सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट। आप बस इसको 2 बार लिख दीजिए। इन दोनों में से जो पहला सीए है उससे जिन आर्टिकल्स की हेडिंग हमें मिलेगी वो दोनों आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे फाइनेंशियल मैटर से। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला सी है उससे जो कीवर्ड हमें मिलेगा वो है कमीशन। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि ऐसा कौन सा कमीशन होगा जो कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होगा। जाहिर सी बात है वह तो फाइनेंस कमीशन ही होगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y इन दोनों की हेडिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन। इस फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा और इसका काम होगा पंचायतों और नगरपालिकाओं की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना यानी इनकी वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना। अब ए से प्राप्त होने वाले अगले 2 आर्टिकल्स भी रिलेटेड होंगे फाइनेंशियल मैटर से ही, जिनकी हेडिंग होगी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स यानी लेखाओं की संपरीक्षा। कहने का मतलब कि पंचायतों और नगरपालिकाओं इन दोनों के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करना या फिर उनको मेंटेन करना, इनके संबंध में जो भी रूल्स या रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा ही।
अब अगले जो दो आर्टिकल्स हैं उन दोनों की हेडिंग हमें प्राप्त होगी सी से, यानी ये रिलेटेड होंगे सी फॉर चुनाव से। कहने का मतलब ये कि पंचायतों और नगर पालिकाओं इन दोनों के चुनावों का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में होगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग के हाथों में होगा। अब जो ए है उससे हमें आर्टिकल 243L और 243ZB की प्राप्ति होगी। इनकी हेडिंग होगी अप्लाई होना, मतलब लागू होना। कहने का मतलब यह कि इस भाग के जो प्रोविजंस हैं यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं से रिलेटेड हमारे संविधान के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ये अप्लाई होते हैं सारे राज्यों में। अगले जो दो आर्टिकल्स हैं उनकी हेडिंग प्राप्त करने के लिए हमें पिछले आर्टिकल की हेडिंग में बस नोट लगा देना है, मतलब उसको नेगेटिव बना देना है। मतलब आर्टिकल 243M और आर्टिकल 243ZC इन दोनों की हेडिंग होगी दिस पार्ट नॉट टू अप्लाई, मतलब इस भाग का लागू नहीं होना। कहने का मतलब कि यहां पर यह बताया गया है कि संविधान का यह भाग कहां कहां लागू नहीं होगा। तो इसका जवाब यह है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं इन दोनों से रिलेटेड ये प्रोविजंस शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होंगे, मतलब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इन दो एरियाज को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 244 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये लास्ट वाला ए था इससे हमें दो नहीं बल्कि कुल 4 आर्टिकल्स की प्राप्ति हुई है। अब हम बात करेंगे पंचायतों और नगर पालिकाओं से रिलेटेड सेकेंड लास्ट और लास्ट आर्टिकल्स की। कहने का मतलब कि अब इस वीडियो का दी एंड नजदीक आ गया है। आप इस एंड वर्ड को ध्यान से देखिए। इसका जो पहला लेटर है ई, उसी से हमें कीवर्ड मिलेंगे इन अंतिम आर्टिकल्स के लिए। जो सेकेंड लास्ट आर्टिकल्स हैं नगर पालिकाओं और पंचायतों दोनों से ही रिलेटेड, उनका कीवर्ड होगा एग्जिस्टिंग लॉज, यानी कि इन आर्टिकल्स की हेडिंग होगी कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, अर्थात विद्यमान विधियों का बना रहना। कहने का मतलब कि संविधान के पंचायतों और नगर पालिकाओं से रिलेटेड प्रोविजंस के लागू होने से पहले इनसे रिलेटेड जो लॉज या कानून एग्जिस्टेंस में थे, यानी जो विधियां विद्यमान थी, वह 1 साल तक एग्जिस्टेंस में बनी रहेंगी इस पार्ट के लागू होने के बाद भी। इसी तरह जो लास्ट आर्टिकल है पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों से रिलेटेड, उसका कीवर्ड भी हमें मिलेगा एंड के ई से ही, जो कि होगा इलेक्शन डिस्प्यूट्स। कहने का मतलब कि पंचायतों और नगर पालिकाओं इन दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड जब भी कोई डिस्प्यूट होगी तो उसके संबंध में आप किस कोर्ट के सामने जाओगे, कौन से अथॉरिटी के सामने जाओगे, इसका निर्धारण किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा ही। तो इस तरीके से लास्ट आर्टिकल की हेडिंग हो गई बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्शन डिस्प्यूट्स, यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। बात करें पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल्स की, तो सबसे पहले हमने अप्लाई की थी हमारी गोल्डन लिस्ट। उसके बाद में हमने सीए वर्ड को 2 बार लिख दिया था और यहां पर एंड में जो ए था वह हमारे काम में आया था 2 बार। और उसके बाद जो सेकेंड लास्ट और लास्ट आर्टिकल्स थे पंचायतों से रिलेटेड, वह हमें प्राप्त हुए थे एंड का जो ई है उसी से। बात करें नगर पालिकाओं से रिलेटेड आर्टिकल्स की, तो वहां भी हमने सबसे पहले अप्लाई की थी हमारी गोल्डन लिस्ट। उसके बाद में हमने 2 बार लिखा था सीए, और यहां जो एंड वाला ए था वह हमारे काम में आया था 2 बार। और उसके बाद में हमने बात की थी अंतिम 2 आर्टिकल्स की,
जिनकी प्राप्ति हमें हुई थी एंड के ई लेटर से। लेकिन यहां पर अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि नगर पालिकाओं के इन अंतिम 2 आर्टिकल से ठीक पहले हमने 2 आर्टिकल्स स्किप कर दिए थे, यानी छोड़ दिए थे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये 2 आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ नगर पालिकाओं में ही हैं, पंचायतों में नहीं हैं। इसलिए इन दोनों ही आर्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे नगर पालिकाओं से रिलेटेड वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।